माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीजी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको क्लास 9th चैप्टर 4 परमाणु की संरचना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। जो एटम और मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हमारे 11th के सिलेबस में भी है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको यहाँ पर आइडिया हो जाएगा तो आगे तुमको दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, आपको पता ही है, पदार्थ परमाणुओं तथा अणुओं से मिलकर बनते हैं। पदार्थों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण होते हैं जिनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। यह विचार 19वीं शताब्दी में डाल्टन तथा अन्य वैज्ञानिकों ने दिया था। 19वीं शताब्दी के अंत में परमाणु की संरचना को व्यक्त करना तथा उसके महत्वपूर्ण गुणधर्मों जैसे उत्सर्जन, वर्णक्रम और रसायन समय चुनौतीपूर्ण कार्य था। तो फेराडे, क्रुक्स, जे टॉमसन, रदरफोर्ड आदि वैज्ञानिकों ने डाल्टन के अविभाज्य परमाणुवाद का खंडन किया और यह प्रमाणित किया कि परमाणु विभाज्य है। इससे पहले जो डाल्टन थे, उन्होंने केवल ये बताया था कि अणु व परमाणु होते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं, यानी कि वो विभाजित भी होते हैं। तो इनको बताने के लिए रदरफोर्ड और बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे, जे टॉमसन, इन्होंने आगे बताया था। पदार्थ में आवेशित कणों की प्रगति को जानने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करते हैं। देखिए, यदि हम आंसू के बाले में कंघी करते हैं तो कंघी कागज़ के छोटे टुकड़ों को अपनी आकार आकर्षित करती हैं, और ऐसे ही हम कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ते हैं तो क्या हवा से भरे गुब्बारे को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इन सबों में चार्ज आ जाता है। तो ये चार्ज आता कहाँ से है? तो ये चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन का गेन करना और लूज करने से होता है। तो देखिए, कैथोड किरणों में इन किरणों के आधार पर इंसान ने कहा कि किरण अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनी है। इन कैथोड किरणों में आवेश में द्रव्यमान का अनुपात E/m स्थिर रहता है। इसका मान विसर्जन के विद्युत की शक्ति तथा प्रयोग की अन्य अवस्था पर निर्भर नहीं करता। इन कैथोड किरणों को ही इलेक्ट्रॉन कहा गया है। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 में जे टॉमसन ने की थी। जब परमाणु का सबसे हल्का वे कण है जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/2000 होता है। यह ऋणावेश होता है तथा इसका आवेश 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम होता है। तो आप इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हैं। 16 और से 19 की उम्र में बहुत आवेश, मतलब क्रोध, बहुत एक्साइटमेंट रहती है 16 से 19 की उम्र में। और प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्डस्टीन ने। इसे और ये आवेशित, और ये इसका भी वैल्यू 16 से 19। और न्यूटन की खोज करी थी जेम्स चैडविक ने। ये उदासीन होता है। तो देखिए, टेबल में आप पढ़ लेना इसको। ये आवेश है, ये इसका द्रव्यमान है, और ये इसकी खोज करता है। तो सबसे पहले परमाणु की संरचना जो थी, सबसे पहले जो वैज्ञानिक आए थे वो आए थे टॉमसन। तो उन्होंने अपनी खोज में ये बताया था कि एक, मान लो, एक गोलाकार कोई चीज़ ली उन्होंने, तो उसमें धनात्मक तो गोला है, और अंदर जो मान लो माइनस माइनस के जो साइन लग रहे हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन है। जैसे उन्होंने देखिए, तरबूज के बीज के को बताया था उन्होंने। धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेश गोले में तरबूज के बीज की भांति धसे रहते हैं, जो 10⁻⁻10 होते हैं। तो इन्होंने सारी चीज़ें बताया तो दी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, लेकिन ये नहीं बता पाए कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर की ओर होते हैं। देखिए, परमाणु के टॉमसन मॉडल की सहायता से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या तो संभव हुई, परंतु रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन संबंधी प्रयोग की व्याख्या नहीं की जा सकी। तो इनकी जो कल्पना थी वो असद सिद्ध हो गई। तो इसको सही सिद्ध करने के लिए हमारे रदरफोर्ड आए। तो रदरफोर्ड ने क्या करा, सन 1911 में कुछ महत्वपूर्ण प्रयोग किए। इन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलेनियम से निर्गत एल्फा कणों की बौछार स्वर्ण धातु की अत्यंत पतली मोटाई की कोटिमान 10⁻⁷ पन्नी पर की गई। यह ज्ञात किया कि स्वर्ण के परमाणु से टकराने के बाद एल्फा कण किस ओर और कितनी संख्या में बिखरते हैं। प्रयोग की व्यवस्था का सरल रूप देखिए। ये लीड दिया है, ये पोलोनियम एक पदार्थ है, इसमें से ये एल्फा कण हमारी जा रही हैं, और ये हमारा पृथ्वी पर्दा है। तो इसको हम आप
वो डिटेल में और आगे बता देते हैं। देखिए, प्रयोग स्वर्ण पत्र पर टकराने वाले अल्फा कणों के मार्गों के चित्र में प्रदर्शित किया गया है। अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र को पार करके सीधे निकल जाते हैं, अर्थात परमाणु किसी भाग से अल्फा कण की टक्कर नहीं होती है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विभिन्न दिशाओं में मुड़ते हैं तथा मार्ग से कम विक्षेपित होने कणों की संख्या और अल्फा कणों में से बहुत कम, लगभग 12,000 में से एक कण परमाणु से टकराकर अपने मार्ग पर सीधे वापस लौट आते हैं। इन कणों की परमाणु के धनावेश मार्ग से सीधी टक्कर होती है, जिससे ये परावर्तित होते हैं। देखिए ये अल्फा कण है, तो देखिए मोस्टली हमारे सीधे निकल गए हैं। देखिए, और कुछ कण हमारे वापस हो गए हैं। और ये पॉजिटिव चार्ज है हमारा नाभिक, तो ये नाभिक के बाहर है और ये खोखला क्षेत्र है। तो इसका निष्कर्ष ये निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला या रिक्त होता है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित सोने पत्ती से बाहर निकल गए। विक्षेपित होने वाले अल्फा कणों का विचलन संकेत देता है कि ये कण परमाणु के धनावेशित भाग से प्रतिकृत होते हैं। अतः परमाणु में एक धनावेशित स्थान होता है, चूँकि बहुत कम कण ही विक्षेपित होते हैं। अतः परमाणु का धनावेशित भाग परमाणु के पूरे आकार की अपेक्षा बहुत, तो इससे ये प्रूव हो गया कि जो हमारा नाभिक होता है, यानी कि जो हमारे प्रोटॉन होते हैं, वो हमारे बिल्कुल बीच में होते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और उन्हीं से टकरा के हमारी ये किरण प्रतिकर्षित होती है। तो देखो, परमाणु का धनावेश उनके केंद्र में अत्यंत सूक्ष्म स्थान में होता है तथा परमाणु का द्रव्यमान भी इसी केंद्रीय भाग में निहित होता है। एल्फा कणों के विक्षीर्ण कोण एवं संख्या के संबंध की सतह में मानकर की जा सकती है कि धनात्मक एल्फा कण तथा परमाणु के धनात्मक केंद्र के बीच प्रतिकर्षण बल की उत्पत्ति में कूलम के विद्युत बल संबंधी नियम का अनुपालन होता है। और निकाला कि परमाणु की त्रिज्या लगभग 10⁵ गुना होती है। तो देखिए, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में समझ धनावेश द्रव्यमान लगभग 99.95% एक अति सूक्ष्म आयतन में केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक का व्यास 10⁻⁴ से 10⁻⁻15 की कोटि का होता है, जबकि परमाणु का व्यास 10⁻⁻10 की कोटि का होता है। नाभिक के चारों ओर लगभग 10⁻⁻ के गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं, और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन समस्त ऋण आवेश नाभिक के ऊपर धनावेश के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते बल्कि वे नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार में। इसके लिए अभिकेंद्रीय इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के परस्पर आकर्षण से प्राप्त होता है। देखिए, ये नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है, और ये ऊर्जा की हानि है। कमी इनकी क्या थी? देखिए, रदरफोर्ड के मॉडल में यह है कि परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता है। उन्होंने ये नहीं बताया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा उत्सर्जित करते 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 फिर वो नाभिक से टकरा जाएगा और वो नष्ट हो जाएगा। ये चीज़ उन्होंने नहीं बताई थी। मैक्सवेल के विद्युत गति के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार नाभिक की परिक्रमा ऋण आवेश युक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का सतत विकिरण करेगा, तो ऊर्जा में निरंतर कमी होने के कारण इलेक्ट्रॉन की चाल कम होती जाएगी, और इसके साथ ही उसकी कक्षा की त्रिज्या भी लगातार कम हो जाएगी, और अंत में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिरकर नष्ट हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। तो ये उनका परमाणु का जो मॉडल था वो गलत प्रूव हो गया। तो इसको बाद जो आया था हमारा, वो मैक्सवेल आए थे। देखिए, इसके बाद आए बोर। डेनिश वैज्ञानिक नील्स बोर ने रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत नाभिकीय मॉडल की कमियों को दूर किया। उन्होंने रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत में जो लगाया कि ऊर्जा उत्सर्जन के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोटी करते जाएंगे तथा अंत में नाभिक में पहुंचकर अपना अस्तित्व नष्ट कर लेंगे। उन्होंने यह दोष क्वांटम सिद्धांत की सहायता से दूर किया। देखिए, बोर मॉडल की जो खासियत थी क्या थी? परमाणु में धनावेश नाभिक होता है, जो परमाणु के लगभग संपूर्ण द्रव्यमान में निहित होता है। नाभिक के चारों घूमने वाला इलेक्ट्रॉन केवल कुछ विशेष कक्षाओं में घूर्णन कर सकता है। इन्हें स्थायी कक्षा कहते हैं, और ये कक्षाएं ऐसी होती हैं कि उन्हें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का केवल पूर्ण गुणित ही हो सकता है। h इसमें प्लांक नियतांक है, जिसका मान 6.663 × 10⁻³ जूल/सेकंड होता है। स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। प्रत्येक कक्षा में कोणीय संवेग के अनुसार इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण गतिज और स्थिर ऊर्जा निश्चित होती है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं, ऊर्जा निश्चित होती है, और उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है, जबकि इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है
तो एब्जॉर्ब करता है। तो उन्होंने परमाणु के ऊर्जा स्तर भी बताए थे। देखिए ये नाभिक है हमारा, प्राथमिक ऊर्जा स्तर K है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरा L है 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा M है 18 इलेक्ट्रॉन, चौथा N है 32 इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने N बराबर इसमें हमारा 1 है। अगर आप फॉर्मूले से निकालें तो 2n स्क्वायर करके लिख सकते हैं। n 1, तो पहले में 2 एकम 2, दूसरे में 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, वो 2 दूनी 4 दूनी 8, और इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। 3 था वो। तो नाभिक की संरचना क्या थी देखिए, परमाणु के केंद्र पर स्थित धनावेश भाग को नाभिक कहते हैं। इसका आकार अत्यंत छोटा होता है। परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है, जबकि परमाणु की त्रिज्या 10⁻−10 मीटर होती है। नाभिक की रचना प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से होती है, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो P+ न्यूट्रॉन से होता है, और सारा द्रव्यमान नाभिक में ही होता है। जबकि नाभिक का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पर निर्भर करता है, जबकि नाभिक का धनावेशन केवल प्रोटॉन के कारण होता है। नाभिक में उसके सभी मूल कणों को न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रमुख न्यूक्लियन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है तथा विपरीत आकर्षण में एट्रैक्शन होता है। प्रोटॉन के बीच प्रतिकर्षण होते हुए न्यूक्लियन आपस में बंधे रहते हैं। इससे पता लगता है कि नाभिक के भीतर कोई अत्यंतशाली बल कार्य करता है जो न्यूक्लियन को परस्पर बांधे रखता है। इस बल को हम नाभिकीय बल कहते हैं। इसके बाद आया था हमारा विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण। देखिए अभी हमने बताया था 2n स्क्वायर, n बराबर 1 2 3 रख के आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। और 1 से 20 तक के देखिए ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम दूसरे नंबर पर है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। इस तरीके से लिथियम तीसरे नंबर पर होता है, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन, यानी कि 7 ये द्रव्यमान है इनका, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फिडेंस 2 और 1 है। तो ये इस तरीके से आप शुरू के कुछ देख सकते हैं। आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद आती है हमारी बैलेंसी। कार्बन जो रासायनिक बंधों को स्पष्ट करने के लिए सन 1916 में वैज्ञानिक कोशल और G.N. लुईस द्वारा बोर प्रकार संयोजकता का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन दोनों वैज्ञानिक रूप से संयोजकता का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक परमाणु से संयोग करने की प्रवृत्ति उनमें अपने से अधिक स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति के कारण होती है। तो परमाणु का जो बाह्य कक्षा पूर्ण होता है किसी तत्व की, उनमें से अपने स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या मुख्य रूप से उत्तरदायी होती है। इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो जिन परमाणुओं के अंतिम बोध में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है तो वो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो स्थायी इलेक्ट्रॉन है। तो हीलियम में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, तो इसका परमाणु एक ही कोश होता है जो कि 2 इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण होता है। इस प्रकार अंतिम पूर्ण कारण गैस निष्क्रिय होती हैं केवल कुछ परिस्थितियों में। तो देखिए एक परमाणु संयोजक से संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बने, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के यानी कि अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक संख्या। धातुओं की संयोजकता देखिए, ऑक्सीजन परमाणु संयोजक कोश में 6 इलेक्ट्रॉन परंतु इनकी संयोजक 2 है। क्लोरीन परमाणु संयोजक कोश में 7 इलेक्ट्रॉन परंतु इनकी संयोजक 1 है। तथा धातुओं की संयोजकता संयोजक कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। तो धातुओं की संयोजकता बराबर 8 माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए ये कुछ हमने इसमें आपको बस ये याद रखना। देखिए हाइड्रोजन जो होता है उसका परमाणु संख्या 1 है, प्रोटॉनों की संख्या 1 है और इलेक्ट्रॉनों। तो आपको ये याद रखना है कि परमाणु संख्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 से सेम होंगे, बस केवल न्यूट्रॉन चेंज होते हैं, और न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से द्रव्यमान हमारा घटता बढ़ता है। देखिए हीलियम 2 है परमाणु संख्या, 2 ही प्रोटॉन है और 2 ही इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका न्यूट्रॉन भी 2 है। तो प्रोटॉन परमाणु संख्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होंगे। अब देखो इलेक्ट्रॉन वितरण किया। अब देखिए हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जो बाहरी कक्षा में होता है मोस्टली वही हमारी संयोजकता होती है। ये अपनी पूरी कक्षा भरे हुए है हीलियम,
तो इसमें 0 है, इसमें भारी 1 है, 2 3 4। अब एक चीज़ और आप याद रखिए, अगर 4 से 5 है इसमें देखिए, तो इसे 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसमें 3 है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसमें 2 हैं संयोजकता। इसको 7 है, यानी कि अष्टक पूरा करना होता है। तो आपको मेन चीज़ याद रखनी है, शुरू के 1 2 3 4 हैं, तो उनको वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो इनके 5 और 3 8, 6 और 2 8, 7 और 1 8, और ये अपने भरी हुई कक्षाएं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एक इसमें ये हमारा सिलिकॉन है, के बाद फॉस्फोरस जो है इसमें 3 और 5 होती हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों में संबंध क्या होता है, ये आप देख सकते हैं। देखिए परमाणु संख्या भी हमने आपको बताई थी कि देखिए परमाणु क्रमांक नाभिक पर धनात्मक की संख्या, नाभिक पर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल होती है। देखिए तो अगर आपसे ए पूछे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देना, और ए बराबर इसको Z+N भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे, आप देखिए परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे लिखा जाता है और उसका जो द्रव्यमान ए होता है वो ऊपर लिखा जाता है। जैसे देखिए सोडियम है, सोडियम हमारा 11 नंबर पर आता है और इसका द्रव्यमान 23 ऊपर आता है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखिए, द्रव्यमान संख्या 1, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो ये टेबल आप देख सकते हैं आसानी से। हाइड्रोजन परमाणु में एक परमाणु संख्या 1 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें 0 होती है। तो परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या में से अगर परमाणु क्रमांक घटा देते हैं तो न्यूट्रॉन पता लग जाता है। और कक्षाएं भी आप आसानी से इनमें पता कर सकते हैं। ये हमारे सारे न्यूमेरिकल हैं, इनको ज़रूर देख लेना। बस आपको 2-3 चीज़ याद रखनी है कि प्रोटॉन, परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं। अब हम आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सम स्थान पे क्या होता है, आइसोटॉप। सम स्थान, अब इसको इस ट्रिक से याद करना, सम माने बराबर, स्थान माने नीचे। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए सम, अब जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। अब देखिए नीचे देखिए आप, सम स्थान, स्थान मतलब नीचे, बराबर है। देखो 1 1 1, यानी कि इसमें प्रोटॉन तीनों में 1 है, और न्यूट्रॉन पहले में 0 था, दूसरे में 1 है, और तीसरे में 2 है, और इलेक्ट्रॉन हमारे सेम ही रहते हैं। ऐसे ही देखिए, इसको चित्र द्वारा बना दिया। देखो 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये सामान्य हाइड्रोजन होता है, ये भारी हाइड्रोजन होता है, जो बहुत ज़्यादा भारी हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। तो आइसोटॉप्स याद करने के लिए आपको क्या याद रखना है, जिनके परमाणु क्रमांक समान, सम स्थान, स्थान मतलब नीचे, और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। देखिए सम स्थानिक क्लोरीन का भी देख सकते हैं आप। देखिए सम स्थान बराबर है 17 और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है 35 और 37, क्योंकि इनका न्यूट्रॉन ज़्यादा है। ये आप चित्र द्वारा भी देख सकते हैं आराम से। ये क्लोरीन के, ये इसके अभिलक्षण होते हैं। समस्थानिकों के अनुप्रयोग क्या होते हैं, भट्टी में ईंधन के रूप में काम होता है। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग होता है। घेंगा रोग में आयोडीन के समय उपयोग किया जाता है। भारी हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है। अब देखिए सम भारिक, भार मतलब ऊपर होता है सिर पर। आप 2 ट्रिक से याद करते हैं, सम स्थान, स्थान नीचे, तो नीचे बराबर। सम भारिक, भारिक मतलब भार ऊपर, यानी कि इसमें द्रव्यमान बराबर है। देखिए ऐसे तत्व जिनका परमाणु द्रव्यमान संख्या समान है किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न हो, समभारी कहलाते हैं। देखिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए कार्बन 14 और नाइट्रोजन भी 14। देखिए समभारिक, भार, भार ऊपर होता है वजन, यानी सिर पर रखा हमने जैसे। तो देखिए कार्बन 6 और 7 हैं, ये भिन्न भिन्न है, ऊपर बराबर हैं।
कार्बन के 2 समस्थानिक हैं और कैल्शियम ऑर्गन, और देखिए तीनों 40-40 हैं। तो ये आप याद कर सकते हैं, ये इसका संरचना है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये शॉर्ट हैं, आप इनको एक बार पूरा आइडिया ले लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हमारा। तो ये लगभग अभी हमारे ये पूरा एक बार आप पढ़ लेना। परमाणु, थॉमसन का परमाणु मॉडल एक बार टिप्स जरूर पढ़ के जाया करिए, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ये, और ये सारा हमारा समस्थानिक, संभारिक, पूरा टॉपिक आपका। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, जिसमें न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। देखिए 24 में से 12 घटा दीजिए आप, 12 हुए, और 23 में से 11 घटा दिए तो 12 ही हुए। तो जिनमें न्यूट्रॉन बराबर हों वो सम न्यूट्रॉनिक होते हैं, जैसे मैग्नीशियम और सोडियम। इसके बाद हम आपको कुछ क्रियाकलाप दिखा देते हैं, जिससे आप और आपको क्लियर हो जाएगा। जे NCERT के क्वेश्चन है, अगर आपने क्वेश्चन पूरे पढ़ लिए आगे तो अब केनान किरणें क्या होती हैं। देखिए जब विसर्जन नलिका में बहुत कम दाब पर छिद्र युक्त कैथोड लेकर विस्तृत विसर्जन किया जाता है, छिद्र युक्त कैथोड से एक प्रकार की किरणें निकलती हैं, जिनकी दिशा कैथोड किरणों के विपरीत होती है। ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें प्रोटॉन कहा गया है। यह द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये सारे आप क्वेश्चन हैं, जब आपने पूरा टॉपिक पढ़ लिया तो क्वेश्चन आप आराम से बता ही देंगे। क्वेश्चन उसी से बनते हैं। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमेशा परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन घटा देते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्यूटेरियम का ये समस्थानिक हमने अभी बता दिया। सम स्थान, स्थान जिसके बराबर हैं। कार्बन के 6 हैं, और जो भार द्रव्यमान अलग अलग होता है उनका। समभारिक में भार बराबर होता है। देखिए ऑर्गन है, इसका निकाल लेना, और कैल्शियम है। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने पहले देख ही लिए हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, थॉमसन का परमाणु मॉडल की कमी आ जाए या कुछ भी आ जाए, आपने डिटेल में पढ़ ही लिया है। बोर का परमाणु मॉडल है, मतलब इसमें आपको कुछ नहीं याद रखना। 4 कक्षाएँ होती हैं, KLMN 1 2 3 4, ये नाभिक होता है, और ये सारा बता देना है आपको। थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और बोर मॉडल में क्या क्या डिफरेंस था, ये आपने पढ़ ही चुके हैं। तो इनका आप आराम से अंतर बता सकते हैं। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या दी हुई है हमारे, तो आप ये आराम से देख लीजिए। क्वेश्चन हम इसलिए दे रहे हैं कि अगर बाई चांस क्वेश्चन के रूप में आएगा तो आप समझकर उनको कर सकते हैं। केमिस्ट्री का ये हमारा चौथा चैप्टर है। इसके बाद हम आपको बायोलॉजी के जो चैप्टर हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारे MCQ हैं, आप देख लेना आराम से।
हाँ। एक मिनट थे ना, हल्ला मचा रही है मैंने क्या। नंबर क्या है? एक मिनट यार, एक मिनट।